जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। दोस्तों, हम लोग इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर इस देश में या किसी भी देश में किसी को ठीक तरीके से रहना है तो उसे नीति का पालन करना होगा। और जब नीति के पालन की बात आती है तो राजनीति की बात आती है। और जब राजनीति की बात आती है तो कुछ ऐसे लोग हमारे इतिहास में रहे हैं जिनका नाम हमेशा पहले आता है। और सबसे पहले हम लोग अक्सर सुनते हैं कि चाणक्य नीति है। अगर आज के समय में हम बात करें तो कभी अमित शाह के बारे में बात की जाती है, कभी अहमद पटेल के बारे में बात की जाती थी, भैरव सिंह शेखावत जी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता था। बहुत सारे ऐसे छोटे नेता भी और भी हैं जिनके बारे में जबरदस्ती चाणक्य नाम की उपमा दे दी जाती है। मैं बहुत बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन चाणक्य नाम की उपमा देना क्या इतना आसान है? और चाणक्य तो अभी कुछ हजार साल पहले की बात है। अगर हम उनसे तकरीबन दोगुने टाइम पहले जाते हैं तो हमें शकुनी की बात आती है, वहां विदुर नीति की बात आती है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो रह जाता है, जिसके बारे में लोगों को जिसका नाम भी ठीक से नहीं पता होता है। जी हाँ, महाभारत के उस किरदार का नाम है जो धृतराष्ट्र के मंत्री हैं और जिनका नाम है कणिक। जी हाँ, कणिक नीति। ये कणिक ही वो आदमी थे, वो व्यक्ति थे जो ये जानते थे कि पांडव 5 हैं, लेकिन 5 पांडव भी बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए उनसे मिसबिहेव नहीं करना चाहिए धृतराष्ट्र को। जस्टिस करना चाहिए नहीं करना चाहिए अलग बात है, लेकिन जस्टिस दिखाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और कैसे करके इन शत्रुओं को, जो वो मानते थे पांडवों को, अपने स्टेट से, अपने राज्य से दूर रखा जाए, उसके लिए क्या क्या कुछ किया जा सकता है, ये सब कुछ करना कणिक की नीति का ही प्रभाव था। चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो कर्ण हो, इवन चाहे वो शकुनी हो या वो धृतराष्ट्र हो, कणिक की बात को नहीं टालना इन सबके लिए बहुत जरूरी था। क्या ऐसा कोई कणिक आज भी हमारे पास में है? उस कणिक के कारण से क्या हम लोग कुछ सीख पाए हैं? उस कणिक ने उस समय क्या किया था और आज क्या हो रहा है? इन सब को केंद्र में रखते हुए आज की इस महाभारत में, महाभारत के इस एक और एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। आप सभी से निवेदन है कि ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस अभियान में जिस भी भांति आर्थिक, तकनीकी, नैतिक रूप से आप जो सहयोग हमें दे सकते हैं वो जरूर दें, और सहयोग अपनी क्षमता के अनुसार दें। आइए स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई हमारी सम्मानित अतिथि प्रोफेसर दीदी कुसुमलता केडिया। दीदी जी बहुत स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ जी दीदी जी। फिर आज का विषय श्री महाभारत कथा नियम के अनुसार नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। हम लोग पिछली बार जो प्रसंग सुने थे उसमें ये था कि धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र ने बहुत कुछ विचार करके युधिष्ठिर को युवराज पद पर युवराज घोषित किया। उसके बाद 5 पांडवों ने जो कीर्ति अर्जित की, जो पराक्रम से यश अर्जित किया, जो धन ला कर दिए, अनेकानेक वर्णन हुआ था। तो उसके कारण धृतराष्ट्र के मन में, महाराज के मन में अचानक डाह उत्पन्न हो गया। ये अपना पिछला प्रसंग था। तो जब डाह उत्पन्न हो गया और अचानक हुआ, सहसा हुआ, उसमें मैंने बताया था क्लिष्ट में अक्लिष्ट, अक्लिष्ट में क्लिष्ट, श्रेष्ठ लोगों के मन में भी पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण मलिन भाव आ जाता है, और जिन्हें हम बहुत दुष्ट मानते हैं उनके मन में भी पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण कई बार श्रेष्ठ भाव का उदय होता है। तो जो खास बात है सच बोलना। तो ये अपना है 138 के बाद 139वां अध्याय, पृष्ठ संख्या 489। और
हम संस्कृत जहां जरूरी होगा पढ़ेंगे, बाकी हिंदी पढ़ते जा रहे हैं। पांडु के वीर पुत्रों को महान तेजस्वी और बल में बढ़े चढ़े सुनकर महाराज धृतराष्ट्र व्याकुल हो बड़ी चिंता में पड़ गए। तब उन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र के पंडित तथा उत्तम मंत्र के ज्ञाता मंत्री प्रवर कणिक को बुलाकर इस प्रकार कहा। किसको बुलाया? जस्ट ऐरा गैरा नहीं कि कोई पत्रकार को बुला के बतिया रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बुला के बतिया रहे हैं, नहीं। राज्य के मुख्य अधिपति महाराजा धीराज धृतराष्ट्र बुला रहे हैं, तो किसको बुलाएंगे? अपने अमात्यों में से किसी को बुलाएंगे। और वो कौन है अमात्य? जो राजनीति और अर्थशास्त्र के पंडित हैं। यह अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स नहीं है, यह अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र है। इस पर कभी अलग से चर्चा करेंगे। तो बुलाकर क्या कहते हैं? स्पष्ट गोल गोल बात नहीं कहते हैं। मंत्री से अमात्य से सत्य बोल रहे हैं महाराज। क्या कह रहे हैं? पांडवों की दिनों दिन उन्नति और सर्वत्र ख्याति हो रही है, इस कारण मैं उनसे डाह रखने लगा हूं। स्पष्ट, मुझे ईर्ष्या हो रही है। हे कणिक, तुम भली भांति निश्चय करके बताओ, मुझे उनके साथ संधि करनी चाहिए या विग्रह? तत्र में निश्चिततमं संधि विग्रह कारणम। संधि करूं कि विग्रह करूं? विग्रह मतलब झगड़ा मोल लूं। तब ये बहुत है। वैशंपायन जी कह रहे हैं। इस कथा को कौन सुना रहे हैं? वैशंपायन जी सुना रहे हैं, शायद जन्मेजय को। तो वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार पूछने पर कणिक मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। कूट भाषा यही शुरू हो गई है। श्लोक संख्या 4। तथा राजनीति के सिद्धांत का परिचय, सिद्धांत नहीं दर्शन का परिचय देने वाली तीखी बात कहने लगे। ध्यान दीजिए, उवाच वचनम तीक्ष्णम राजशास्त्रार्थ दर्शनम। ये पांडु पुत्रों की कथा, महाराज पांडु की कथा, उनके वन गमन की कथा, महाराज धृतराष्ट्र की कथा, दुर्योधन, दुशासन और कर्ण के दुष्टता की कथा, ये सब प्रजाजन भी जानते हैं, मंत्री जन तो बारीकी से जानते हैं। किंतु मंत्री अपने किसी अधीनस्थ को नहीं कह रहे हैं, महाराजाधिराज को एडवाइस मांग रहे हैं, वो राय मांग रहे हैं। तो एडवाइस तीक्ष्ण शब्दों में दे रहे हैं। ऐसा कौन बता रहे हैं? वैशंपायन जी बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? ये नहीं राय दे रहे हैं ये कर कि ये कर, ये नहीं कह रहे। कह रहे हैं कि राजशास्त्र का दर्शन क्या है, और सबका जो क्रक्स निकलेगा, ये 14वां श्लोक है, क्रक्स निकलेगा आखिर में जब सब सलाह दे के समाप्त कर देंगे, तो 90 और 91 श्लोक में। अब ध्यान दीजिए, राजशास्त्र क्या है? राजा का, राज्य की नीति का शास्त्र है। और राजा और राज्य ही क्यों है? राजा और राज्य भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती के उस हिस्से पर जो उनका राज्य का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में रहने वाले प्रजाजनों का पालन। कैसा पालन? धर्म पूर्वक पालन। धर्म पूर्वक पालन क्या? आजकल तो मजहब, रिलीजन सब इसमें घुस आया है। धर्म का यहाँ या सर्वत्र अर्थ है, ये जो कॉस्मिक ऑर्डर है, जो सृष्टि है, जो रीत है, ये निरंतर प्रवाहित रहे। इसमें बार बार दुष्ट, अनाचारी, अत्याचारी, तब बलात्कारी नहीं होते थे। ये तो 7वीं शताब्दी के बाद का मामला है। तो अनाचारी, दुष्ट, अन्यायी, अधर्मी, पापाचारी, इनका
शमन करने के लिए राजा की आवश्यकता है, अन्यथा लोग अपना काम सब खुद ही कर लेंगे। राजा की क्या आवश्यकता है? राजा की आवश्यकता है धर्म दंड को राजदंड के द्वारा सुदृढ़ता से समाज में स्थापित कर सके, और धर्म ही आनंद का, सुख का, सामर्थ्य का, वैभव का, ऐश्वर्य का, श्री का दाता है, जिसका एक बड़ा पिलपिला मरा हुआ सा अनुवाद है डेवलपमेंट, विकास, ऐश्वर्य, समृद्धि, श्री। ये रोटी कपड़ा मकान नहीं है, ये तो सामान्य जन भी अपने सामान्य पुरुषार्थ से ग्रहण कर लेता है। अब सरकारों को ये व्यवस्था इसलिए करनी पड़ रही है, चारों तरफ अधर्म, अन्याय, अनीति का बोलबाला है। तो ये ध्यान रखिएगा, वो क्या कर रहे हैं? वाच वचनम तीक्ष्णम राजशास्त्रार्थ दर्शनम। और आगे कह रहे हैं कि देखिए, वो संस्कृत में नहीं पढ़ रहे हैं, मैं अपना कर्तव्य ठीक ठीक बता रहा हूं, मेरे प्रति द्रोह मत रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। न मेभ्य असूया कर्तव्या श्रुत्वई तत्कुरु सत्तमम। मेरे प्रति असूया मत रखिएगा, मैं अपना कर्तव्य जानकर आपको उपदेश दे रहा हूं। तो क्या कह रहा हूं, क्या बता रहा हूं? राजनीति बता रहा हूं। पांडव का क्या करो, संधि करो या विग्रह करो, निर्णय महाराज आपको करना है। क्या है? राजा को सर्वदा दंड देने के लिए उद्धत रहना चाहिए। राजनीति क्या है? राजनीति में जो राजदंड है, दंड विधान है, इंडियन पीनल कोड है, ये है दुष्ट दमन, कंटक शोधन। जो पहले राज्य, राजनीति और राजा की जो परिभाषा या डिस्क्रिप्शन, जो व्याख्या किया, उसके दृष्टि से इसमें जो बाधा डाले, जो अवरोध डाले, किसमें? सज्जनों के जीवन यापन में समृद्धि, ऐश्वर्य, श्री, आजकल की भाषा में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में जो बाधा डाले, उसको दंडित करना। राजा को सर्वदा दंड देने के लिए उद्धत रहना चाहिए और सदा ही पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिए। यहाँ राजा और राज्य समानार्थी है। राजा हेड ऑफ द स्टेट, राजा अपना छिद्र, अपने राज्य का छिद्र यानी दुर्बलता प्रकट ना होने दे। राजा, राज्य, शासन, अमात्यगण, इन सबका छिद्र यानी राजा इन सबको अब रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकी दुर्बलता ना प्रकट होने दे, परंतु दूसरों के छिद्र या दुर्बलता पर सदा दृष्टि रखे। और भारत की मीडिया क्या करता है? शासन की दुर्बलता, शासन का छिद्र निरंतर उघाड़ता रहता है। ये काम किसका है? ये काम है शत्रु का, जो सदा दंड देने के लिए उद्धत रहता है। उससे दुष्ट डरते हैं, इसलिए सब कार्य दंड के द्वारा ही सिद्ध करे। दंड, तो दंड का प्रयोग सज्जन पर नहीं होना है, सद्गृहस्थों पर नहीं होना है, इसका प्रयोग केवल दुष्टों पर, अनाचारियों पर होना है। राजा को इतनी सावधानी रखनी चाहिए जिससे शत्रु उसकी कमजोरी न देख सके। शत्रु की कमजोरी प्रकट हो जाए तो उस पर चढ़ाई कर दे। जैसे कछुआ अपने अंगों की रक्षा करता है, उसी प्रकार राजा अपने सब अंगों की रक्षा करे। अब लोग आ जाएंगे जी, अंग मतलब हाथ, पांव, नाक, मुंह की रक्षा करे, राजा के चारों ओर कमांडो लगा दो। नहीं, राजा अपने सब अंगों, यह राजा, राज्य, राज्यकर्ता सब सिनोनिम है। क्या है राजा के अंग? राजा के अंग है राजा स्वयं, अमात्य, इंटायर मंत्रिमंडल, वस्तुतः प्रधानमंत्री है राजा। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन तो नेहरू जी, अंबेडकर जी और अंग्रेजों के द्वारा चुने हुए लोग बनाए थे ना, तो राजा को मंत्री कहो, मंत्री को सचिव कहो, सारी परिभाषा गडम गड कर दो, कुछ सही सुंदर उभर कर ना आए। तो आजकल का जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं,
वो तो क्वीन के बराबर का एक बना दिया। जैसे अमेरिका में ट्रम्प है या जो बिडेन है प्रेसिडेंट, वो राजा है, द वन हु डिसाइड्स विद द हेल्प ऑफ अदर्स। तो राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, दुर्ग से ले लीजिए आप यहां पर सेना, कोष, राज्य कोष, बल और सुहृद की रक्षा करे। ये राज्य के 6 अंग हैं। इनकी नित्य निंदा करना, इनको नित्य धिक्कारना भारत में किसका काम है? विपक्षी दलों का, मीडिया का। तो राजा को क्या करना चाहिए? राजा की दृष्टि में ये क्या हुए? ये कंटक हुए। भ्रष्टाचार के नाम पर राज्य का बल छीन कर देना। राफेल में क्या हुआ और कहां क्या हुआ, उसी के पहले बोफोर्स का चला था। अपने भीतर सेट करो। राज्य के भीतर ही भ्रष्टाचार के मामले सेट हो जाने चाहिए। राज्य का बल छीन करने वालों को कठोर दंड देना चाहिए। फिर कहते हैं श्लोक संख्या 10-11, अगर शत्रु आपत्ति काल में ही है तो उसको अनायास ही मार भिगाए। शत्रु दुर्बल हो तो भी उसकी उपेक्षा न करे। ये नहीं कि ये छोटा मोटा से क्या लेना देना। क्यों? जैसे थोड़ी सी भी आग ईंधन का सहारा मिल जाने पर समूचे वन को जला देती है, उसी प्रकार छोटा शत्रु भी दुर्ग आदि प्रबल आश्रय का सहारा लेकर विनाशकारी बन जाता है। ये क्या भारतीय राज्यकर्ता, भारत की पॉलिटिकल पार्टीज, भारत की गवर्निंग पार्टी किसी राजनीति का उपदेश संसद में बैठने वाले 550 को देती है? संसद में इधर बैठे हैं या उधर बैठे हैं, दोनों गवर्नेंस के पार्ट हैं, दोनों लॉ मेकिंग के पार्ट हैं। तो इनमें से हाँ, अच्छा इसके आगे देखिए तो क्या, हाँ वो बात जो कह रहे थे, क्या 1947 के बाद भारत के राज्यकर्ताओं को राजनीति सिखाने का एक भी सिंगल इंस्टीट्यूशन भारत में है? और ध्यान दीजिएगा, ये कणिक नीति की जबरदस्त चर्चा यूरोप में हुई थी। महाभारत भारतीयों को नहीं पढ़ना है, क्यों? यहाँ कणिक उपस्थित है। तो क्या कहता है राजा के लिए? राजा में सब ये शामिल है, एक राजा नहीं। अंधा बनने का अवसर आने पर अंधा बन जाए, यानी अपनी असमर्थता के समय शत्रु के दोषों को न देखे, उस समय सब ओर से धिक्कार और निंदा मिलने पर भी उसे अनसुनी कर दे, अर्थात उसकी ओर से कान बंद करके बहरा बन जाए। ऐसे समय में अपने धनुष को तिनके के समान बना दे। धनुष मतलब यहाँ क्या हो गया? राज्य के सामर्थ्य को तिनके की भांति छोड़ दे। शत्रु की दृष्टि में सर्वथा दीनहीन एवं असमर्थ बन जाए। किंतु ऐसा बनने वाला राजा और राज्य, इंटायर एस्टेब्लिशमेंट, नॉट वन पर्सन, इंटायर एस्टेब्लिशमेंट, द इंटायर गवर्निंग apparatus, द इंटायर स्टेट apparatus की बात ही हो रही है, परंतु व्याध की भांति सोए। जब दीनहीन बन जाए, कमजोर बन जाए, कान बंद कर ले, तब व्याध की भांति सजग होकर सोए। सोना नहीं है, आंख बंद करके सोने का बहाना करना है। अर्थात जैसे व्याध झूठे ही नींद का बहाना करके सो जाता है, और जब उसका शिकार उसके पास आता है अचानक वार। State has to be extremely alert. State personnel, government personnel has to be extremely alert.
but at times it has to behave as if it's not alert, it's not listening, it's not functioning, waiting for the right time. अरे जो अपना किसान है वो तो अनुकूल समय पर बीज फेंकता है, अनुकूल समय पर निराई गुड़ाई करता है, और राजा से कहते हो, राज्य से कहते हो, गवर्नमेंट से कहते हो जस्ट एनी टाइम यू सीम एक्टिव। इंडियन मीडिया को लक्षित कर रही हूं और विरोधी दलों को लक्षित कर रही हूं, और वेल मीनिंग भले सज्जन देशभक्त जो लोग हैं मीडिया पर अनर्गल सक्रिय हैं, उन सबको कह रही हूं राज्य को कैसा व्यवहार करना है, ये महाभारत का उपदेश है। और कणिक को कौन कह रहे हैं? याज्ञवल्क श्रेष्ठ। याज्ञवल्क जी कणिक को श्रेष्ठ कह रहे हैं। वो कोई यूं ही नहीं है, अमात्यों में एक है जो राजनीति और कूटनीति शास्त्र के विशारद हैं। फिर वो कह रहे हैं, हाँ, अपने स्वरूप और मनोभाव को छिपाकर असमर्थ पुरुषों सा व्यवहार करे और कपटपूर्ण वर्ताव से वश में आए शत्रु को साम आदि उपायों से विश्वास उत्पन्न करके मार डाले। ये नालायक कह रहे थे इमरान के यहाँ चाय पीने काहे गए जी। ये नालायक कहते हैं डोभाल जी ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, तुम लोग दंड नीति जानते हो, राजनीति जानते हो, और दंड नीति राजनीति कुछ ऐसी चीज है क्या कि हम आज जैसे बाँच बाँच के सुना रहे हैं तो हम भी दंड नीति के जानकार हो गए और सुनने वाले भी जानकार हो गए। हाँ, जो सहज शत्रु है, अब शत्रु कैसे कैसे शत्रु से कैसे कैसे निपटे। जो सहज शत्रु है उसे मुंह मांगी वस्तु देकर दान के द्वारा विश्वास उत्पन्न करके मार डाले। ऐसे बहुत उदाहरण चल रहे हैं 2014 के बाद। इसी प्रकार जो पहले का आपकारी शत्रु हो और पीछे सेवक बन गया हो, सारे कम्युनिस्ट दिन भर गाली दे रहे हैं और अब शासन आने पर हाथ जोड़ रहे हैं, तो गले मत लगाओ डीएनए के नाम पर। जो पीछे सेवक बन गया हो उसे भी जीवित न छोड़े। महाभारत काल में ये कथा, सबका डीएनए एक है। डीएनए से राजनीति, समाज नीति, घर का नीति, संगठन का नीति नहीं चलता है। आरएसएस का भी नीति नहीं चलता है। आरएसएस में किसको मेंबर बनाएं और किसको मेंबर नहीं बनाएं, किसको सरसंघ चालक बनाएं, ये डीएनए से नहीं तय होता है। योग्यता, सामर्थ्य, पूर्व का आचरण, उसकी विश्वसनीयता, उसकी निष्ठा पर तय होता है। इसी प्रकार कह रहे हैं कम्युनिस्टों को, इसी प्रकार पहले का जो अपकारी शत्रु हो और पीछे सेवक बन गया हो उसे भी जीवित न छोड़े। शत्रु पक्ष के त्रिवर्ग, पंचवर्ग और सप्तवर्ग का सर्वथा नाश कर दे। ये क्या होता है भैया? त्रिवर्ग, सप्तवर्ग, पंचवर्ग, अनुवाद पढ़ के सुना देती हूं, लेकिन ये न सोच लीजिएगा कि मुझे कूटनीति आती है या सुनने वालों को राजनीति आ गई। तीन शक्तियां हैं, प्रभु शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति। ध्यान दीजिए, दुर्ग आदि पर आक्रमण करके शत्रु की ऐश्वर्य शक्ति का नाश करे। 2014 के बाद मोदी जी निरंतर, ये ऐश्वर्य का बहुत छोटा परिभाषा है, बड़ी परिभाषा है इसकी जो अभी नहीं है, बाद में कभी, पाकिस्तान का ऐश्वर्य शक्ति का नाश कर रहे हैं। विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा अपने उत्कर्ष का वर्णन कराकर शत्रु को तेजोहीन बनाना, उसके उत्साह एवं साहस को घटा देना ही उत्साह शक्ति का नाश करना है। याद कीजिए 2014 के इलेक्शन, अचानक इलेक्टोरल जो वो सभाएं होती थी, अचानक मोदी 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 मोदी। बाद में जब प्रधानमंत्री बन गए, ब्रिटेन गए तो मोदी मोदी, ऑस्ट्रेलिया गए तो मोदी मोदी, अमेरिका गए तो मोदी मोदी, रूस गए तो मोदी मोदी। क्या है? विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा अपने उत्कर्ष, यहां पर क्या था? अपनी लोकप्रियता,
क्यों डेमोक्रेसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप कोई गत के हो या ना हो, लोकप्रिय हो कि ना हो, तो अपनी लोकप्रियता, अपने उत्कर्ष, जो आजकल डेमोक्रेसी चल रहा है इसमें सबसे बड़ा उत्कर्ष है आपकी लोकप्रियता, तो अपने उत्कर्ष का अपने विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा वर्णन कराकर शत्रु को तेजोहीन बनाना। और ये राहुल और बाकी विरोधी वाले सब नालायक, मूर्ख, भोंदू क्या कह रहे हैं जी, आरएसएस वाले हैं। तो कहा आप लोगों से मोदी मोदी का नारा लगवाएं। अमेरिका में हाउडी मोदी करवा के विश्व भर की मीडिया को फोकस करके आई एम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ले, तू डेमोक्रेसी को रो रहा है, हम 130 करोड़ हैं, उसका बहुमत का मैं नेता, और तेरे घर में बैठ के मोदी मोदी मोदी। उत्साह शक्ति का नाश करना, गुप्तचरों द्वारा उनकी गुप्त मंत्रणा को प्रकट कर देना ही मंत्र शक्ति का नाश है। हमारे गुप्तचर उनको, उनकी जो बातें जान ले उनको बताना, बता के उनका तेज और बल छीन कर देना, ये मंत्र शक्ति का नाश है। अब ये तो हुआ त्रिवर्ग। अब पंचवर्ग क्या है? अमात्य, अमात्य मतलब मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री राजा है। राष्ट्र, ये भारत राष्ट्र ये नहीं है, भारत राष्ट्र ये पश्चिमी भारत भी है, इसको पाकिस्तान का ही कहते हो भाई। 1947 के बाद नेहरू, गांधी, जिन्ना और चर्चिल और 5 और लफंगे बदमाश तय करेंगे वो भारत की सीमा होगी। ये भारत है, भारत है, भारत है। तो ये संपूर्ण भारत, अफगानिस्तान भी, इन सब की चिंता करना मोदी जी का काम है। तिब्बत के मानसरोवर की भी चिंता करना, नेहरू तो मानसरोवर थमा आए थे माओ को, लेकिन मानसरोवर की भी चिंता करना मोदी जी का काम है। अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष और सेना, ये 5 प्रकृतियां ही पंचवर्ग है। और शत्रु के सप्तवर्ग का नाश करना है। सप्तवर्ग क्या है? वो अपने यहाँ षड्यंत्र बताते थे, यहाँ सप्त यंत्र हैं। साम, दाम, दंड, भेद, 4 तो जानते थे, उद्बंधन, विष प्रयोग और आग लगाना। सीआईए बड़ा खराब है, और केजीबी, इशारे में बात कर रही हूं, केजीबी के द्वारा या पता नहीं किसके द्वारा शास्त्री जी पर विष प्रयोग। पाकिस्तान के शत्रु लाल बहादुर शास्त्री का विष प्रयोग से नाश। कांग्रेस ने हल्ला मचाया था कि हम इस विष प्रयोग का बदला लेंगे। विष प्रयोग कोसिगिन ने किया था कि रसोइये ने किया था? रसोइया कहाँ है? ताशकंद फाइल एक फिल्म आई है, उसको देखिएगा। अब इसके बाद कहले हैं, पहले तो सदा शत्रु पक्ष के मूल का ही उच्छेद कर दे। आज संपूर्ण संसार में अशांति फैलाने वाले कौन हैं? टेररिस्ट आउटफिट्स कौन है? इनका मूल का नाश कर दे, उच्छेद कर दे। तत्पश्चात उसके सहायकों और शत्रु पक्ष से संबंध रखने वाले सभी लोगों का संहार कर दे। अर्बन नक्सलाइट्स। महाभारत का याज्ञवल्क जी के अनुसार मंत्री कुलिक का, ये मंत्री कुलिक की नीति नहीं है, ये वो नीति है जो कुलिक सीख कर आए हैं। वो कौन कौन से नीति है वो आगे आएंगे। शुक्र नीति है, विदुर नीति, विदुर भी समकालीन है। पहले की नीतियों की बृहस्पति नीति, शुक्र नीति, कौन कौन सा है वो है, ये कुलिक नीति नहीं है। राजा सदा शत्रु की गतिविधि को जानने के लिए एकाग्र रहे। इंद्रेश जी द्वारा चालू किया हुआ फैन अपने राज्य के सभी अंगों को गुप्त रखे।
विरोधी क्या कह रहे हैं जी, सारी बात हमको बताओ। मोदी जी आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। मोदी जी भोंदू हैं तुम्हारी तरह। महाभारत कह रहा है अपने राज्य के सभी अंगों को गुप्त रखे, शत्रुओं की कमजोरी पर दृष्टि रखे और सदा उनसे सतर्क रहे। फिर थोड़ा छोड़ दे रहे हैं। अब कार्य सिद्धि के लिए शौच और सदाचार आदि का पालन एक प्रकार का अंकुश बताया गया है। राजा पापी, लंपट, शराबी, कबाबी नहीं हो सकता है। राजा को धर्मनिष्ठ, इंद्रिय निग्रही, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, यज्ञ होम आदि करने वाला और कार्य सिद्धि के लिए शौच और सदाचार आदि का पालन करना एक प्रकार का अंकुश है। लगता है मोदी जी को माता जी ने महाभारत बचपन में सुनाया था। हर खास समय पर उनका कोई न कोई विशेष अनुष्ठान चलता है जिसकी झलक मीडिया में कभी कभी आती है। लोक में विद्वान पुरुषों का यह सारा आयोजन ही अभिष्ट फल के सिद्धि के लिए होता है। जब तक समय बदलकर अपने अनुकूल ना हो जाए तब तक शत्रु को कंधे पर बिठाकर ढोना पड़े तो ढोए। वहेद मित्रम स्कंधेन यावत काल यस्य पर्ययः। राहुल को कंधे पर ढोना पड़े, पवार को कंधे पर ढोना पड़े, मायावती को, इमरान को, ये तो वो नाम है जो हम लोग मीडिया में सुनते हैं। ये तो कॉस्मेटिक नाम है, जनता को उलझाए रखने के लिए। क्यों? डेमोक्रेसी में जनता का कान खुला है। किस जनता का? जो मुखर है, बक 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 वाचाल जनता है। इसका राज्य कार्य में जो निरंतर बाधक जनता है उसको इन नामों से उलझाए रखे। असली शत्रुओं को यदि अभी अनुकूल समय नहीं है तो कंधे पर ढोए और बाद में, परंतु जब अपने अनुकूल समय आ जाए तब उसे उसी प्रकार निष्ठ कर दे जैसे घड़े को पत्थर पर पटक पर फोड़ डालते हैं। ततः प्रत्यागते काले भिन्द्याद घटमिव वाष्मनि। शत्रु बहुत दीनता पूर्वक वचन बोले तो भी नहीं, उस पर दया नहीं, अपकारी शत्रु को मार डाले। साम हो, दाम हो, भेद हो, दंड हो, शत्रु को मार डालो। जरूरत पड़ने पर पद्म विभूषण दे दो। ये क्या है? ये दाम है, लालच है। जरूरत पड़ने पर बड़ा पद दे दो, लेकिन क्यों दो? नष्ट करने के लिए, पटाने के लिए नहीं। राजा मतलब बल, शौर्य, विक्रम, पराक्रम। तो ये दो नष्ट करने के लिए, पटाने के लिए नहीं, लुभाने के लिए नहीं, लालच के लिए नहीं। इसका मतलब तुम कमजोर हो। कम्युनिस्टों को पटाना जो चाहता है वो चित्त से, वृत्ति से कमजोर है। फिर एक लंबी कथा है, वो कथा मैं छोड़ दे रही हूं, बहुत काम की कथा है, पढ़ना चाहिए। फिर कह रहे हैं, डरपोक को भय दिखाकर तोड़ दे, जो अपने से शूरवीर हो उसे हाथ जोड़कर वश में कर ले। लोभी को धन देकर तथा बराबर और कमजोर को पराक्रम से वश करे। हर जगह तलवार नहीं भांजना है। जो काम भोजन करा के हो जाए वहां तलवार निकालने का जरूरत नहीं है। जो काम पद्म विभूषण से हो जाए उसके लिए तलवार भांजने का जरूरत नहीं है। जो काम 100-200 करोड़ से हो जाए उसके लिए तलवार भांजने का जरूरत नहीं है। साम, दाम, दंड, भेद। लेकिन ये पटाने के लिए नहीं, अपीजमेंट पॉलिसी के लिए नहीं, ये शत्रु को संपूर्णतया नष्ट कर देने के लिए है। ये
मन में क्रोध भरा हो तो भी ऊपर से क्रोध शून्य बना रहे और मुस्कुराकर बात करे। कभी क्रोध में आकर राजा वर्ग को किसी का तिरस्कार न करे। केवल राजा नहीं, एंटायर गवर्नमेंट, एंटायर गवर्निंग सिस्टम। शत्रु पर प्रहार करने से पहले और शत्रु पर प्रहार करते समय भी उससे मीठा ही बोले। शत्रु को मारकर भी उसके प्रति दया दिखाए, शोक करे, रोए, आंसू बहाए। आप लोग तो कहेंगे कि मारो और मार के बाद हा 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 करके कूदो। ये सब लफंगों का काम है जो तालिबान कर रहे हैं। स्टेटमैन मारता है और दया करता है। जो बिडेन अमेरिका और ये मूर्ख सेकुलरिस्ट, कम्युनिस्ट, वामपंथी और स्वयं को इस्लाम का पैरोकार बताने वाले कह रहे हैं जी देखो अमेरिका ने हम अपने शत्रुओं को छोड़ दिया, उनकी देखभाल नहीं कर रहा है। शत्रु को समझाकर, बुझाकर, धर्म बताकर, धन देकर, सद्व्यवहार करके आश्वासन दे, अपने प्रति उसके मन में विश्वास करे, परंतु जैसे ही वो मार्ग से विचलित हो उसका संहार कर दे। अब जो खास बात, जो विश्वास पात्र नहीं है, पृष्ठ संख्या 494, श्लोक संख्या 62, जो विश्वास पात्र नहीं है उस पर कभी विश्वास न करे। संघ के लिए मैं बीच में ला रही हूं। आप लोग कहेंगे संघ तो साहब एक सांस्कृतिक संगठन है, ऐसा ही संघ को कहना चाहिए, लेकिन संघ स्टेट अपरेटस का पार्ट है। संघ पिछले 100 साल की तपस्या से तय किया है, उसके लाखों लाखों लोगों के सैकड़ों साल की तपस्या से आज नरेंद्र मोदी भारत की सत्ता पर विराजमान है। तो कह रहा है जो विश्वास पात्र नहीं है उस पर कभी ना विश्वास करे। सेकुलरिस्टों पर ना विश्वास करो, कम्युनिस्टों पर ना विश्वास करो, और भी 1 2 3 4 5 पर विश्वास ना करो। सुंदर व्यवहार खूब करो, गले लगाओ, विभूषण दो, अपनी सभा में बुलाओ, खूब आदर पूर्वक बोलो, किंतु विश्वास ना करो। किसको? जो विश्वास पात्र नहीं है। परंतु जो विश्वास पात्र है उस पर भी अति विश्वास न करे, क्योंकि अति विश्वास से उत्पन्न होने वाला भय राजा का जड़ मूल का भी नाश कर देता है। अगर आप जिस पर विश्वास करते हैं उसको भी देखते रहते हैं तो आपके मन में शंका नहीं आएगी कि ये हमको धोखा तो नहीं दे रहा है। यू नो ही इज अंडर योर वॉचफुल आई। तो क्या कह रहे हैं? अति विश्वास से उत्पन्न होने वाला भय, अरे 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 मैं तो इस पर बहुत विश्वास करती हूं, कहीं ये मेरा नाश न कर दे, तो आप अपने विश्वास पात्र को अपना शत्रु बनाते हैं। अतः कीप अ वॉचफुल आई। भली भांति जांच परख कर अपने तथा शत्रु के राज्य में गुप्तचर रखे, अपने राज्य में भी। ये कह रहे हैं जी फोन से सर्विलेंस क्यों रखा? क्या करें भाई, पहले फोन से करते हैं, कहीं बक्स लगाते हैं, कहीं आदमी रखते हैं। शासन अपने कर्मियों पर, विरोधी पार्टी भी गवर्नेंस का, स्टेट का पार्ट है। हर 5 साल पर तो अदला बदली है। हर गवर्नेंस की कमेटीज में, प्रक्रिया में अपोजिशन सहभागी है, सहयोगी है, वो कोई शत्रु नहीं है, पार्ट ऑफ गवर्नेंस। सो द स्टेट हैज टू कीप एन आई ऑन एवरी विंग ऑफ द स्टेट। और ये मूर्ख कह रहे हैं जी हम क्या बात करते हैं, हमको बताओ मत। तुम देश का इतना थोरियम सोनिया बिछवा दी चीन को, इस पे नजर ही ना रखें। इस दुनिया में कहीं होता है? मूर्खों की तरह बात कर रहे हो।
नेव, नेव का एक शब्द बताया है पंकज जी ने, भोंदू। भोंदुओं की तरह ना बात करो। भली भांति जांच परख कर अपने तथा शत्रु के राज्य में गुप्तचर रखे। उद्यान, घूमने फिरने के स्थान, देवालय, मद्यपान के अड्डे, गली सड़क, संपूर्ण तीर्थ स्थान, चौराहा, कुआं, पर्वत, वन, नदी तथा जहां जहां मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी होती है उन सभी स्थानों में अपने गुप्तचरों को इकट्ठा रखे। ओ भारत भूमि को प्रेम करने वाले देशभक्तों, ये सारा काम राज्य नहीं कर पाएगा। अभी राज्य में इतने अधिक छिद्र कांग्रेसियों ने कर दिए हैं, उस सिस्टम के ताने बाने छेड़ दिए हैं कि ये काम आसन्न संकट काल में, और जो मोदी जी ने 15 अगस्त को कहा है, जिस पर मेरा अगला भाषण इस रविवार को होगा, जो ये 25 साल का अमृत समय है, इसके एक एक बूंद को राष्ट्र की सेवा में और राष्ट्र के महान उत्कर्ष में लगाने के लिए हम सभी नागरिकों को अपने आंख और कान इन सब स्थानों पर खुला रखना होगा। राजा बातचीत में अत्यंत विनयशील हो। यहाँ राजा का मतलब है स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड इट्स ऑल ऑर्गन्स। अत्यंत विनयशील हो, परंतु हृदय को छुरे के समान तीखा बनाए रखे। क्यों छुरे के समान तीखा बनाए रखे? कंटक शोधन के लिए, दुष्ट दमन के लिए, पापाचारियों के उन्मूलन के लिए। पापाचारियों से मित्रता करने के लिए नहीं, पापाचारियों को पटा के अपनी बगल में बैठाने के लिए नहीं, उनके उन्मूलन के लिए और राष्ट्र को श्री संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न, वैभव संपन्न, बल संपन्न, विक्रम संपन्न बनाने के लिए इंटायर स्टेट अपरेटस को क्रियाशीलता में अत्यंत विनयशील हो, परंतु हृदय छुरे के समान तीखा बनाए रखे। फिर बहुत कुछ छोड़ दे रही हूं। एक बहुत सुंदर है 69, 70 और 71, ये तीन मैं छोड़ रही हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझाने में ही बहुत समय लगेगा और आजकल का जो देश काल है उसके लिए उपयोगी नहीं है। उसमें सीधे कह रहे हैं, तीनों में सार बता दे रही हूं। राजा को सदा और सदा धर्म का पालन करना है। कैसा धर्म? जितेंद्री, निग्रही और बहुत सारा, इसमें बहुत कुछ है 3 श्लोक में, वो सब छोड़ रही हूं। किंतु अनेक अवसर आएंगे जब राजा अनेक धर्मों का पालन न कर सके। तो राजा यदि, 72वां श्लोक, राजा यदि संकट में हो तो कोमल या भयंकर। संकट में कोमल भी हो सकता है, भयंकर भी हो सकता है। जिस किसी भी कर्म के द्वारा उस दुर्वस्था से अपना उद्धार करे, फिर समर्थ होने पर धर्म का आचरण करे। तो ये 69 से 72, ये 3-4 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दिन केवल इन 3-4 पर मैं बात करूंगी। फिर कहता है, राजा अपने हृदय से अहंकार को निकाल दे। राजा को धर्म का पालन करना है, प्रजा का पालन करना है, अपने राज्य का रक्षण करना है, पोषण करना है, उत्कर्ष करना है, धर्म दंड को स्थापित रखना है, ऋत क्रिया को, ऋत चक्र को निरंतर प्रवाहित रखना है। और ये हृदय अंदर से विनयी, अहंकार शून्य, भक्त हृदय। भक्त हृदय मतलब इदम न मम, ये मेरा नहीं है, मैं तो केवल उस महान कार्य को करने का एक आलंबन मात्र हूं। ऐसे श्रेष्ठ उपदेश है हमारे राजा के लिए। और ये लल्लू, राहुल, मायावती और वो ममता और ये कौन, केजरीवाल, अरविंद, ये सोचते हैं राजा बनेंगे। तुमने राजा बनने का एक गुण है, लोभ, लालच, ईर्ष्या, इंद्रिय तृष्णा से सर से पांव तक लदे हुए निम्न कोटि के पुरुष। अब वो कहेगी पुरुष है कि स्त्री, संस्कृत का प्रयोग कर रहे हैं भाई, पुरुष, व्यक्ति, पर्सन। इनको पता ही नहीं है राजा होना क्या होता है। फिर राजा को चाहिए कि वह दूसरों के दोष प्रकाशित न करके
अपनी गुप्त मंत्रणा को सदा छिपाए रखने की चेष्टा करे, दूसरों के गुप्तचरों से तो अपने आकार तक को, ये बहुत गहरी बात अभी बताते हैं, क्रोध और हर्ष आदि को सूचित करने वाली चेष्टा तक को गुप्त रखे, परंतु अपने गुप्तचर से भी सदा गुप्त मंत्रणा करे। ये बॉडी लैंग्वेज की बड़ी चर्चा है ना, पैर ऐसे रखे, हाथ ऐसे रखे तो ये होता है, तो ये होता है। राजा, राजन्य, अमात्य, सेनापति के तो और गुप्तचर के मसल मूवमेंट तक कंट्रोल में होते हैं। आंख, नाक, कान, हंसना क्रोध नहीं, एक मसल मूवमेंट, एक नस का फड़कना, ये तक उसके वश में है। और ऐसा वश में करने के लिए केवल 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, रति क्रिया, पत्नी के साथ समागम, प्रिया के साथ समागम ब्रह्मचर्य का उल्लंघन नहीं है। ये सेलिबेसी नहीं है रे मूर्खों, ये ब्रह्म की चर्या है, ये वीर्य का संयम है, वीर्य को क्या कहते, ऊर्ध्वरेता होना है, तब राजा में विक्रम आता है, तब कोई विक्रम का आदित्य विक्रमादित्य होता है। विक्रमादित्य लोग सोचेंगे नाम है, संधि विच्छेद करना भी भूल गए, विक्रम का आदित्य हो जो। और विक्रम का आदित्य तुम शराब से, कबाब से, लोभ से, ईर्ष्या से, मत्सर से, हीनता से प्राप्त कर सकते हो। ऊर्ध्वरेता ही विक्रम का आदित्य होता है। अभी ऊर्ध्वरेता क्या, यही मूर्खों को पल्ले नहीं पड़ेगा। मित्र और शत्रु किसी को यह पता न चले कि राजा कब क्या करना चाहता है। कार्य के आरंभ अथवा समाप्त हो जाने पर ही सब लोग उसे देखें। ये राजा का गुण है रे मूर्खों, ये गृहस्थ का गुण नहीं है। गृहस्थ का मनोभाव उसके परिवार को पता रहना चाहिए। राजा का मनोभाव क्यों? क्योंकि राजा को दंड नीति का पालन करना है, राजा को शत्रु का संहार करना है। राजा मतलब इंटायर स्टेट एपरेटस, गृहस्थ को नहीं। ये राजधर्म चल रहा है, गृहस्थ धर्म नहीं चल रहा है। ये पति धर्म, पत्नी धर्म, सेवक धर्म, शिक्षा धर्म, विद्यार्थी धर्म, आचार्य धर्म का उपदेश नहीं हो रहा है, राजधर्म, गोपन। जब तक पेज 496 श्लोक संख्या 82, हम लोग लगता है समय से आ जाएंगे 90 तक। जब तक अपने ऊपर भय आया ना हो तब तक डरे हुए की भांति उसको टालने का प्रयत्न करना चाहिए। माने जब डर है ये नहीं तब बताओ जी हम डरे हुए हैं, परंतु जब भय को सामने आया देखे तब निडर होकर प्रहार। अब ये मूर्ख सब कहेंगे ये मैकियावेली नीति है। इनके अनुसार जब भय का कोई स्थिति आए तो डर के कांपने लग जाओ, और जब भय का स्थिति नहीं हो तो तलवार भांजने लग जाओ। राहुल गांधी, मायावती बेचारी तो बहुत अच्छी है, शांति से रह रही है। ममता, अरविंद केजरीवाल, ये क्या कह रहा है, जब भय नहीं हो तो शांति से रहो भाई, डरे हुए की भांति। और जब वास्तव में भय आए, भय किसको आए, राज्य को आए। राज्य किसके लिए है, प्रजा के लिए है, ऐश्वर्य के लिए, श्री के लिए, वैभव के लिए, विक्रम के लिए। इन पर जब भय आए तो क्या करे, निडर की भांति रोने न बैठ जाए कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। राजा का विक्रम उसके जादू की छड़ी है। जो मनुष्य, यहाँ राजा, जो राज्य, जो स्टेट एपरेटस दंड के द्वारा वश में किए गए शत्रु पर दया करता है। इंडियन स्टेट 1947 से दंड के द्वारा जिन शत्रुओं को वश में लेता है, बलात्कारी, नक्सली, दंगाई समूह, हिंसक समूह,
दंड के द्वारा वश में किए गए शत्रु पर दया करता है। इंडियन जुडिशियरी, इंडियन मीडिया स्टेट अपरेटस का पार्ट है। कहा जाता है ना मीडिया को पांचवा खंबा है। काहे का पांचवा खंबा हो जी तुम? डेमोक्रेसी के ना। डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नेंस का एक सिस्टम है। तुम गवर्नेंस के ही तो पांचवे खंबे हो। और जुडिशरी गवर्नेंस का तीसरा चौथा दूसरा कोई खंबा है। तो मीडिया को और जुडिशरी को दंड के द्वारा वश में किए गए, दंड किसको देंगे भाई? जो उत्पाती है, आतंकवादी है, नक्सली है, हिंसक है, दंगा कर रहा है, जो खुलेआम कह रहा है हिंदुओं की बहु बेटियों के साथ हम बलात्कार करेंगे, हमको शरिया परमिट कर रहा है, पर शरिया परमिशन देता है, अफगान नहीं जाएगा कोई भी। तो ऐसे दंड के द्वारा वश में किए गए शत्रु को दया नहीं। मीडिया और जुडिशियरी। इंडियन पीनल कोड कहां से आया है? एंग्लो सैक्सन कानून। एंग्लो सैक्सन मतलब प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का कानून। उसके नियम क्या है भाई? ये तो भारतीय धर्म के बारे, हिंदू धर्म का बता रहे हैं महाभारत से पढ़ के। उसमें प्रोटेस्टेंट रिलीजन के शत्रुओं पर क्या दया दिखाने का विधान है? क्या राज्य के शत्रुओं पर दया दिखाने का विधान है? क्या इंग्लैंड में किंग के शत्रुओं पर, देश के शत्रुओं पर दया दिखाने का विधान है? इंडियन जुडिशरी, आप कौन हो भाई? आप स्टेट के अंग हो? मीडिया, आप स्टेट के अंग हो कि नहीं हो? तो जो लिखा गया है और जो उसकी भावना है, द स्पिरिट, द लेटर एंड द स्पिरिट, आप किस पर दया दिखाते हो भाई? और क्यों दिखाते हो भाई? अब जो और बहुत खास बात है, श्लोक संख्या 85 पर, देश काल के विभाग पूर्वक ही, महाभारत के समय देश क्या है? विराट जम्बू द्वीप, क्षीण से लेकर यवन प्रदेश। अभी ये यहां से मेरा हाथ तो फैल ही नहीं पाएगा, इतना बड़ा से इतना बड़ा भारत। तो देश और काल, काल क्या है? महाभारत के समय स्वयं भगवान नारायण अवतार वासुदेव श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र के सहित उपस्थित है। कंस वध हो चुका है, जरासंध वध होने वाला है, भविष्यवाणी हो चुकी है कि धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए नारायण का अवतार हो चुका है। 2021 काल, कल की महाराज का अवतार नहीं हुआ है। सो हे राजन, हे नरेंद्र, हे प्रधानमंत्री, देश काल के विभाग पूर्वक ही प्रारब्ध कर्म, जो पहले से अर्जित कर्म है, 70 साल का नेहरू गांधी का कर्म, 43 में सुभाष बाबू को युद्धबंदी का धमकी देकर अज्ञातवास का पाप कराने का कर्म, भारत की गुप्तचर व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का कर्म, दुष्कर्म, भारत की सेना को साधन विहीन रखने का दुष्कर्म, भारतीयों को अपने ज्ञान परंपरा से कुटिलता पूर्वक दूर रखने का दुष्कर्म, भारतीयों को झूठा इतिहास पढ़ाए जाने का दुष्कर्म, ये सब प्रारब्ध कर्म है। हे नरेंद्र, तुमको इन सब दुष्कर्मों के बीच में अपना विक्रम प्रकट करना है। तुम्हारे जो उत्तराधिकारी आएंगे नरेंद्र, वो तो इन सब दुष्कर्मों से मुक्त एक इस भारत में नहीं, इस भारत में प्रारब्ध में जिनके तुम होगे, तुम्हारे द्वारा किया हुआ विराट पुरुषार्थ और पराक्रम होगा, तुम्हारे उत्तराधिकारियों का कर्म भिन्न होगा। हे नरेंद्र, तुमको इन सब
पापों का के बीच में अपना कर्तव्य तय करना है। तुम्हारा कार्य दुष्कर और कठिन है, किंतु प्रारब्ध से है। नरेंद्र को प्रसव देने वाली माता कोई साधारण माता है? तेज को धारण करने के लिए गर्भ भी विशेष होता है। भगवान राम जब जन्म लेते हैं, भगवान कृष्ण जब जन्म लेते हैं, तो ऋषि और ऋषि पत्नी दशरथ और कौशल्या बनते हैं, वासुदेव और देवकी बनते हैं। तो जिन माता ने आपको धारण किया है, आपके तेज को धारण किया है, तो आप विशेष सामर्थ्यवान हो इस प्रारब्ध और इस नन्हे भारत में। तो क्या कह रहे हैं? इस प्रकार देश काल के विभाग पूर्वक ही प्रारब्ध कर्म तथा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। धर्म तो विराट है, अर्थ तो विराट है, काम तो विराट है। अर्जुन जिस काल में पराक्रम कर रहे हैं, उस काल में भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, परशुराम बैठे हुए हैं, द्रोण बैठे हुए हैं, महाराज पांडु दिग्विजय कर चुके हैं। लेकिन हे नरेंद्र, आप जब बैठे हो तो अभी अभी तो मनमोहन गए हैं, उसके पहले नरसिम्हा गए थे, उसके पहले राजीव लोचन गए थे, उसके पहले इंदु गई थी, और जवाहर का तो कहना क्या, और मोहन भी थे उनके साथ, जवाहर के साथ। तो इन सब के भोगे हुए, छोड़े हुए कर्म में आपको विक्रम सिद्ध करना है। देश और काल को ही मंगल के प्रधान हेतु समझना चाहिए, यह नीति शास्त्र का सिद्धांत है। आपका चैलेंज तो अर्जुन से बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। क्यों? पार्थ के साथ तो योगेश्वर कृष्ण थे, आपके साथ कौन है? वो है ना, यथो, वो किसी दिन पूछ के पढ़ के बताऊंगी कि जहां पार्थ है, जहां कृष्ण है, वहीं जय है। आप तो अकेले खड़े हो, कृष्ण तो नहीं आएंगे, लेकिन समस्त भारत का आशीर्वाद है आपको, दुनिया के सब सत्पुरुषों का आदर्श आशीर्वाद है आपको, और भारतवर्ष आशीर्वाद कर देता है तो कहता है जय हो, जय हो, जय हो, जयतु हे नरेंद्र। छोटे शत्रु की भी उपेक्षा कर दी जाए तो वह ताड़ के वृक्ष की भांति जड़ जमा लेता है, और घने वन में छोड़ी हुई आग की भांति ही शीघ्र ही महान विनाशकारी बन जाता है। नन्हे से नन्हे शत्रु को भी हे नरेंद्र आपको नहीं छोड़ना है। अब समय भी हो चला है, वो 90 और 91 श्लोक। यूरोप में महाभारत ठीक से पढ़ा है, हमारे सारे शास्त्रों को बड़े ठीक से संस्कृत का डिपार्टमेंट बना के पढ़ा है, और भारत के शिक्षा विभाग ने, भारत के नहीं, भारत के राज्य पर कब्जा किए हुए दुष्टों ने संस्कृत से हम भारतीयों को विमुख रखा है। तो वो कहते हैं जिन्होंने संस्कृत पढ़ा है कि भाई ये जो एक मिनट, ये जो कणिक है ये तो मैकियावेली है भाई, ये तो छल नीति घात से शत्रु के नाश की बात कर रहे हैं। नहीं रे मूर्खों, तुमको इसके आगे नहीं सुनेगा। राजा को विष्णु के समान, नारायण के समान प्रजा के पालन के लिए, कंटकों के शोधन के लिए कहा है, धृतराष्ट्र को पांडवों को मारने के लिए नहीं कहा है। अब वो 90 और 91वां श्लोक, जैसा भी मेरा उच्चारण है, पांडवेषु यथा न्यायम मनेषु च कुरुद्वः वर्तमानो न मज्जेस्त्वम तथा कृत्यम समाचर। भाई महाराजा हैं आप, मैंने सब नीति शास्त्र जो पढ़ा है आपको सुना दिया। अब सुनिए, हे कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुद्वः,
पांडवों तथा दूसरे लोगों के साथ आप यथा न्याय कीजिए। पांडवों और दूसरे लोगों के साथ कौन बोल रहे हैं? कणिक बोल रहे हैं। कौन है? राजनीति और अर्थशास्त्र के पंडित हैं। और वैशंपायन जी क्या कह रहे हैं कि राजनीति के सिद्धांत का परिचय दे रहे हैं। धृतराष्ट्र तो कह चुके हैं कि मेरे तो डाह उत्पन्न हो चुका है। तो कणिक, सुंदर भाषा, बुद्धिमान को इशारा काफी, अपनी रक्षा भी, आपको जो जचे। तो क्या कह रहे हैं? पांडवों तथा अन्यों के साथ यथा न्याय कीजिए। ये न्याय जस्टिस नहीं है। अब न्याय को हम आज समझा नहीं सकते हैं, किसी दिन पंकज जी से समझिएगा। यथा न्याय कीजिए, हम लोग कह देंगे यथा व्यवहार कीजिए। और फिर क्या कह रहे हैं? वर्तमानो न मज्जेस्त्वम, कहीं आप अपने वर्तमान को ही न डुबो दें। अनुवाद क्या है? परंतु ऐसा कार्य करें जिससे स्वयं संकट के समुद्र में न डूब जाएं। वार्निंग, सावधान, होशियार। हमसे राजनीति का प्रश्न पूछा, हमने राजनीति बता दिया। लेकिन क्या पांडव तुम्हारे शत्रु हैं? क्या पांडव राज्य के शत्रु हैं? क्या पांडव सदाचारी नहीं है, यशस्वी नहीं है, पुरुषार्थी नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, जितेंद्रीय नहीं है? उनके सब गुणों से प्रसन्न होकर क्या आपने युधिष्ठिर को युवराज नहीं बनाया? क्या लोक में उनके बल, विक्रम और यश और सद्गुणों की ख्याति के कारण आपको डाह नहीं हो रहा है? अब हमारा जो वो राहुल होता तो वो ऐसे ही बोल देता, शायद मेरी जैसा भाषा नहीं होता, कुछ अपना बोलता। रवीश भी कुछ ऐसे ही बोल देता, बाकी लोग भी कुछ बोल देते। लेकिन ये तो कणिक बोल रहे हैं ना। तो कणिक बस इतना कह रहे हैं, महाराज वर्तमान ही ना डूब जाए, सब सोच कर कृत्यम समाचर। फिर क्या कह रहे हैं? सर्व कल्याण संपन्नो विशिष्टा इति निश्चय। या तो निश्चय है कि आप सर्व कल्याण से युक्त हैं। अतः हे नरेश्वर, आप पांडु के पुत्रों से अपनी रक्षा कीजिए। बहुत सीधा है, बैर मत मोल लीजिए, बिल्कुल भी बैर मत मोल लीजिए, स्पष्ट निर्णय है। फिर कह रहे हैं, भातृव्या बलिनो यस्मात् पांडिपुत्रा नराधिप। हे राजन, आपके भतीजे पांडव बहुत बलवान हैं। पश्चातापो यथा न स्यात् तथा नीति वृद्धियाताम विधीयताम। अतः ऐसी नीति काम में लाइए हे राजन, जिससे आपको पछताना न पड़े। और महाराज धृतराष्ट्र ने क्या किया? ऐसी नीति काम में लाए जिससे पछतावा ही पछतावा हुआ। उनके तो वंश का समस्त नाश, 101 संतानों के, बलिष्ठ महाबलिष्ठ योद्धा संतानों के शव का पर विलाप। किसके कहने पर? क्यों? जब आप श्रेष्ठ लोगों का, धर्मात्मा लोगों का, भगवान के भक्तों का, पराक्रमियों का नाश करेंगे तो पश्चाताप के नाश का प्रयत्न करेंगे, नाश तो आपका करेंगे, तो आपका नाश निश्चित है। अब इसके बाद आज का समय हो गया, तो इसके द्वारा मैं निवेदन कर रही हूं। मैं कौन? मैं 68 साल की, ये 20वीं 21वीं शताब्दी के इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की थोड़ी जानकार,
थोड़ी का मतलब मेरे ये विनय कर रही हूं आज, मतलब बहुत जानकर। डेमोक्रेसी जो अभी चल रहा है, इसमें दुष्टों का, अपराधियों का, राजद्रोहियों का, देशद्रोहियों का, धर्मद्रोहियों का कैसे कंटक शोधन करें, कैसे कंटक उन्मूलन करें। हे नरेंद्र, नरेंद्र केवल इस समय नरेंद्र मोदी नहीं है, द इंटायर एपरेटस। महाभारत का पाठ करो, विदुर नीति का, बृहस्पति नीति का पाठ करो, भारत को दुष्टों से मुक्त करो, भारत के उत्कर्ष में संलग्न हो, और भारत के धर्मात्माओं, सदाचारियों, गो माता, विप्र, ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त करो। इन दोनों के आशीर्वाद के बिना भारत में कोई भी राजा राजा कहला नहीं सकता। उसका विरुद्ध में गो विप्र पालक ये प्रथम विरुद्ध है। नमस्कार। जी दीदी, आपने अंतिम जो शब्दों में जो कहा है कि अगर आपको राजनीति करनी है और राजनीति लोगों के लिए करनी है तो महाभारत का पाठ करना होगा, क्योंकि यही नैरेटिव है जो कम्युनिस्टों ने सेट किया था। महाभारत नहीं रखेंगे घर में, महाभारत नहीं पढ़ेंगे, महाभारत के बारे में बात नहीं करेंगे, और इसीलिए 70 साल हम लोगों ने देखा है कि यहाँ की राजनीति किस तरीके से भ्रष्ट हुई। लेकिन अगर उसी भ्रष्ट राजनीति को सही पथ पर लाना है तो जो लोग आज भी बैठे हैं, क्या उन्होंने भी महाभारत का पाठ किया है, ये प्रश्न उनसे पूछना बनता है। और नहीं किया है तो आप जैसे लोगों का जो दायित्व आप निभा रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि महाभारत का पाठ करो, वो करोगे तब पता चलेगा कि राजनीति कैसी होती है, कैसे होती है, राजपुरुष की महिमा, उसकी गरिमा कैसी होती है, और किस तरीके से वो अकेला एक व्यक्ति अपने आप को सही मायने में नरेंद्र साबित करके इस भारत को चक्रवर्ती बनाने के लिए अपने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दौड़ा सकता है। ये चीजें आज के हमारे कार्यक्रम से, जो महाभारत के हमारे जितने एपिसोड अब तक हुए हैं, उसमें वन ऑफ द फाइनेस्ट एपिसोड आज का मुझे लगता है कि आज का लोगों के लिए रहेगा, जो खास तौर पे हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, ओपिनियंस मेकर्स हैं। अगर वो उसे देखेंगे तो बहुत कुछ उन्हें जानने को, समझने को मिलेगा इस आज के हमारे महाभारत के एपिसोड से। आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद देता हूं, और दीदी जी आपका विशेष रूप से आभारी हूं कि आप नियमित हमारे साथ में जुड़ती हैं, आती हैं, अपना समय हमें प्रदान करती हैं और अपने ज्ञान से हमें लब्ध करते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका सहयोग समर्थन बना रहे इसी आकांक्षा में। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, महाभारत। जय महाभारत।